नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 9 चिड़िया कविता के प्रश्न उत्तरों का पार्ट 2 करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न है चित्र की बात। इन तीनों चित्रों को ध्यान से देखिए और बताइए आप पक्षियों को इनमें से कहाँ देखना पसंद करेंगे और क्यों। ठीक है, तो चित्र आप देख पा रहे हैं। इस चित्र में देखिए पक्षी जो है स्वच्छंद उड़ रहे हैं, स्वतंत्र उड़ रहे हैं बिना किसी डर के। यहाँ पक्षी पिंजरे में बंद हैं और यहाँ पर पक्षी जो है अपने घोंसले में है। तो आप तीनों चित्रों में से पक्षियों को कहाँ देखना चाहेंगे? एक तो खुले आसमान में, स्वच्छंद उड़ते हुए और घोंसले में। तो यहाँ हम पक्षियों को पिंजरे में कैद नहीं देखना चाहेंगे। तो कारण क्या है इसका? मुझे पक्षियों को खुले आकाश में या पेड़ों पर बने घोंसलों में देखना पसंद है, क्योंकि वहां वे स्वतंत्र और खुश रहते हैं। पिंजरे में रहने पर वे कैद हो जाते हैं, उड़ नहीं सकते और अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। लेकिन खुले आकाश में वे निर्भय होकर उड़ते हैं, अपने मित्रों के साथ रहते हैं और प्रकृति का आनंद लेते हैं। इसलिए पक्षियों को उनके स्वाभाविक वातावरण यानी कि आकाश और पेड़ों के बीच देखना मुझे अच्छा लगता है। अब अगला प्रश्न देखिए, निर्भय विचरण। तो यहाँ पर आप ये चित्र देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर शेर है, भालू है और यहाँ पर पिंजरे जैसी गाड़ी में लोग हैं। ठीक है, और इस चित्र में देखिए पिंजरे में हैं जानवर और लोग खुले में घूम रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले और इस चित्र में क्या अंतर दिख रहा है आपको? यहाँ पर देखिए जानवर जो हैं खुले में आराम से स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं और जो लोग हैं जो उन्हें देखने आए हैं वो गाड़ी में बैठे हैं, पिंजरे वाली गाड़ी में। ठीक है, ताकि जानवर उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। और इस चित्र में जानवर कैद हैं पिंजरे में और लोग हैं स्वतंत्र, इधर उधर घूम रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। ठीक है, सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। कविता की इन पंक्तियों को पढ़िए और इन चित्रों को देखिए। इन चित्रों को देखकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? जैसे इन चित्रों में कौन निर्भय विचरण कर रहा है? निर्भय विचरण यानी कि बिना डर के कौन घूम रहा है? तो जैसा कि हमने अभी समझा कि पहले चित्र में जानवर निर्भय विचरण कर रहे हैं यानी कि स्वतंत्र घूम रहे हैं बिना किसी डर के, और लोग जो है पिंजरे में हैं। और दूसरे चित्र में लोग निर्भय विचरण कर रहे हैं बिना डर के, क्योंकि जानवर जो है वो पिंजरे में है। ठीक है, इन चित्रों को देखकर मेरे मन में यह विचार आता है कि पहले चित्र में जानवर शेर तथा भालू जो हैं वो स्वतंत्र जंगल में निर्भय होकर विचरण कर रहे हैं यानी बिना डर के घूम रहे हैं, जबकि लोग पिंजरे जैसी गाड़ी में बैठकर उन्हें देख रहे हैं। और दूसरे चित्र में जानवर पिंजरे में बंद हैं और मनुष्य स्वतंत्र घूम रहे हैं। तो इससे यह समझ में आता है कि जो स्वतंत्र होता है, आजाद होता है, वही निर्भय रहता है। कि जो स्वतंत्र होता है, आजाद होता है, वही बिना किसी डर के रह सकता है। इसी प्रकार पक्षी और जानवर जब खुले वातावरण में रहते हैं तभी वे सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और निडर होते हैं। तो निष्कर्ष क्या है कि इन चित्रों से यह संदेश मिलता है कि सच्ची खुशी और प्रेम स्वतंत्रता में ही है। जो जीव निर्भय होकर अपने वातावरण में रहते हैं वही वास्तव में जीवन का आनंद लेते हैं। अगला प्रश्न है 7-7। वन में जितने पक्षी हैं खंजन कपोत चातक कोकिल काक हंस शुक आदि वास करते सब आपस में हिल मिल। ठीक है, वन में सारे पक्षी एक साथ रह रहे हैं
हमारे परिवेश में भी पशु पक्षी जो है साथ रहते हैं। आप विचार कीजिए कि हमारे परिवेश में उनका रहना क्यों आवश्यक है। हमारे परिवेश यानी कि हमारे वातावरण में हमारे आसपास पशु पक्षियों का रहना क्यों जरूरी है, आवश्यक है। हमारे परिवेश में पशु पक्षियों का रहना बहुत आवश्यक है क्योंकि वे प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं, बैलेंस बनाए रखते हैं। पक्षी पेड़ों के बीज फैलाकर वनों की वृद्धि में सहायता करते हैं। मेंढक, सांप, उल्लू आदि कीटों को खाकर कृषि की रक्षा करते हैं। पशु पक्षी पर्यावरण को सुंदर और जीवंत बनाते हैं। वे हमें प्रेम, सहयोग और सह अस्तित्व का संदेश देते हैं। फिर अगला प्रश्न, हम अपने आसपास रहने वाले पशु पक्षियों की सहायता कैसे कर सकते हैं? हम उनकी सहायता इस प्रकार कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में पानी के बर्तन रख सकते हैं छत पर उनके लिए, उन्हें अन्न या दाना डाल सकते हैं, उनके लिए घोंसले या घर बना सकते हैं। पेड़ पौधों की रक्षा करें ताकि उन्हें रहने की जगह मिले। प्लास्टिक का प्रयोग ना करें क्योंकि यह पर्यावरण और जीव जंतुओं दोनों के लिए ही हानिकारक है। अब अगला प्रश्न देखिए, शब्द एक अर्थ अनेक। उनके मन में लोभ नहीं है। इस पंक्ति में मन का अर्थ है चित्त यानी बुद्धि, किंतु मन शब्द के अन्य अर्थ भी हो सकते हैं। अब नीचे कुछ और पंक्तियां दी गई हैं, उन्हें भी पढ़िए। ठीक है। आज मेरा मन पहाड़ों पर जाने का कर रहा है। और अगली पंक्ति, व्यापारी ने किसान से 10 मन अनाज खरीदा। उपयुक्त वाक्यों में मन शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों, संदर्भों में किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही शब्द दूसरे संदर्भ में अलग अलग अर्थ दे रहा है। आइए इससे संबंधित एक और रोचक उदाहरण देखते हैं। मंगल ने मंगल से कहा कि मंगल को मंगल पर मंगल होगा। संकेत क्या है कि इस वाक्य में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दिन, ग्रह और शुभ कार्य की चर्चा कर रहा है। कि मंगल ने मंगल से कहा, कि जो कह रहा है उसका नाम भी मंगल है और जिससे कह रहा है उसका नाम भी मंगल है। कि मंगल को, यहाँ पर दिन की बात हो रही है, मंगल पर यानी कि ग्रह पर, मंगल ग्रह पर मंगल होगा यानी कि शुभ काम होगा। ठीक है। तो आगे कुछ और ऐसे ही शब्द दिए गए हैं। दिए गए शब्दों का अलग अलग अर्थों या संदर्भों में प्रयोग कीजिए। जैसे आपने ऊपर भी उदाहरण देखा था कि आज मेरा मन पहाड़ों पर जाने का कर रहा है। तो आज मेरा मन, यहाँ पर इस मन का अर्थ क्या है कि मेरा हृदय, मेरा दिल। ठीक है। और व्यापारी ने किसान से 10 मन अनाज खरीदा और यहाँ पर क्वांटिटी की बात हो रही है। ठीक है। तो दोनों मन का अर्थ जो है वो अलग हो गया। ठीक है। अब हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। ठीक है। तो उनका हमें दो दो वाक्य बनाने हैं अलग अलग अर्थ संदर्भ के साथ। ठीक है। तो यहाँ पर शब्द है कर। हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तो सहायता हम कैसे करेंगे? अपने हाथों से करेंगे। ठीक है। और दूसरा देखें, हर नागरिक को सरकार को कर देना चाहिए। अब यहाँ पर कर, टैक्स की बात हो रही है। ठीक है। अगला शब्द है जल। नदी का जल स्वच्छ है। यहाँ पर पानी की बात हो रही है। और सूर्य की तेज गर्मी से सारी त्वचा जल रही है। अब यहाँ पर इस जल का अर्थ क्या है? जलना। ठीक है। दोनों का मतलब शब्द एक ही है और उसके अलग अलग अर्थ हैं। एक जल का अर्थ हो गया पीने वाला पानी और दूसरा जल अर्थ क्या हुआ? जलना। अब अगला देखिए अर्थ। अब इसके भी दो अर्थ निकल रहे हैं, एक हो गया मतलब और एक हो गया धन या पैसा। इस शब्द का अर्थ बताइए। हमारे देश में अर्थ की विषमता नहीं होनी चाहिए, यानी कि पैसे की असमानता नहीं होनी चाहिए। फल, आम मेरा प्रिय फल है। अब यहाँ पर फल क्या है? फूल का उत्पाद है, फूल का प्रोडक्ट है। ठीक है। और दूसरा परिणाम, कि परिश्रम का फल मीठा होता है। परिणाम यानी नतीजा। अगला शब्द देखिए आम।
यह आम का पेड़ है। अब यहाँ पर आम क्या है? एक फल है। और यह नियम सबके लिए आम है। और यहाँ पर आम का अर्थ क्या हो गया? सामान्य बात। ठीक है, कि ये तो आम बात है, कि ये तो रोज की बात है, सामान्य बात है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ हो गए। अब अगला प्रश्न देखिए, रचनात्मकता। खुले आसमान में पेड़ों की टहनियों, छतों और भवनों आदि पर बैठे या उड़ते पक्षी बहुत मनमोहक लगते हैं, यानी मन को मोह लेने वाले लगते हैं। अपनी पसंद के ऐसे कुछ दृश्यों का कोलाज बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो आप कोलाज कैसे बनाएंगे? खुले आसमान में उड़ते, पेड़ों की टहनियों पर बैठे, छतों और भवनों पर फुदकते पक्षियों की तस्वीरें। ठीक है, पत्रिकाओं से, अखबारों से या इंटरनेट से इकट्ठा करेंगे। ठीक है, फिर इन तस्वीरों को चार्ट पेपर पर सुंदर ढंग से चिपकाएंगे आप। बीच में आसमान, पेड़ या सूरज का चित्र बनाकर सजा सकते हैं आप उसे और सुंदर बनाने के लिए। और शीर्षक दे सकते हैं हमारे प्यारे पक्षी। और यह कोलाज जो है प्रकृति की सुंदरता और पक्षियों के प्रति हमारे प्रेम को दर्शाएगा। इसे कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। जैसे आप अपनी पिक्चर्स का, अपनी इमेजेस का कोलाज बनाते हैं ना, कि अपनी अलग अलग तरह की फोटोज को, इमेजेस को एक कोलाज का रूप दे देते हैं, उसी तरह से आपको ये कोलाज बनाना है। फिर अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता और प्रेम का संदेश देने वाला एक पोस्टर बनाइए। इसमें इस कविता की कोई पंक्ति या संदेश भी सम्मिलित कीजिए। तो संदेश क्या है? कि स्वतंत्रता हर जीव का अधिकार है और प्रेम ही जीवन की सच्ची शक्ति है। जहाँ प्रेम है वहीं सच्ची स्वतंत्रता है। और कविता की पंक्ति हमने ली, सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखाती है। और आह्वान क्या हुआ? कि आओ हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। कि जैसे पशु पक्षी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, आओ, मानव की बात हो रही है कि मानव भी एक दूसरे से प्रेम करे, सबको स्वतंत्र और सम्मानपूर्ण जीवन दे। स्वतंत्रता में प्रेम, प्रेम में स्वतंत्रता। फिर अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण। मनुष्य बिना सोचे समझे जंगलों की लगातार कटाई कर रहा है, जिससे पशु पक्षियों का जीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है। मनुष्य द्वारा किए जा रहे ऐसे कार्यों की एक सूची बनाइए जिनसे पर्यावरण व हमारे परिवेश के पशु पक्षियों के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस संकट की स्थिति से बचने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं, लिखिए। आप इस कार्य में शिक्षक, इंटरनेट और पुस्तकालय की सहायता भी ले सकते हैं। संकेत, जैसे ऊंचे भवनों का निर्माण। तो उत्तर है, मनुष्य द्वारा किए जा रहे ऐसे कार्य जिससे संकट उत्पन्न हो रहा है। जैसे जंगलों की अंधाधुंध कटाई, कि जंगलों को काटा जा रहा है, ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण किया जा रहा है, नदियों में कचरा फेंकना, प्रदूषण जैसे धुआं, प्लास्टिक और रासायनिक कचरा, भूमि और जल स्रोतों का दोहन किया जा रहा है। ठीक है, उन्हें, भूमि को काटा जा रहा है, जल स्रोतों को दबा दिया जा रहा है मिट्टी से। ठीक है, तो बचाव के उपाय क्या हैं? अधिक से अधिक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का प्रयोग बंद करना, स्वच्छता अभियान चलाना, पुनः चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना, पशु पक्षियों के आवास की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, परियोजना कार्य। पर्यावरण संरक्षण के लिए हम अपने स्तर पर कुछ प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। आप अपने विद्यालय, आसपास और घरों में देखिए कि किन किन कार्यों में प्लास्टिक के थैले का प्रयोग किया जाता है। उन कार्यों की सूची बनाइए। अब इनमें प्रयोग किए जा रहे प्लास्टिक के थैलों के विकल्पों पर विचार कीजिए और लिखिए। संकेत, जैसे हम प्लास्टिक के थैले की जगह कागज या कपड़े के थैले का प्रयोग किन किन कार्यों में कर सकते हैं। कि हम प्लास्टिक के थैले की जगह किन किन चीज़ों में कागज या कपड़े के थैले का प्रयोग कर सकते हैं, वो हमें लिखना है। तो जैसे हमें दिया गया है, कार्य दिया गया है,
सब्जी या फल लाना, प्लास्टिक बैग में लाते हैं हम, ठीक है, लेकिन उसके स्थान पर हम विकल्प क्या है हमारे पास, ऑप्शन क्या है, हम कपड़े का या जूट का थैला भी प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें फल सब्जियां प्लास्टिक के बैग में ही लानी है, उसकी जगह पर हम कपड़े का या जूट का जो थैला होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। किराने का सामान, जैसे आप राशन लाते हैं प्लास्टिक के पाउच में, ठीक है, उसकी जगह पे आप कागज का बैग यूज कर सकते हैं। पानी या पेय पदार्थ, पानी की जो प्लास्टिक की बोतल आती हैं या कोई भी तरह का ड्रिंक होता है, ठीक है, प्लास्टिक की बोतल में, लिम्का कोक वगैरह, तो प्लास्टिक की बोतल में आती हैं वो, तो उसके स्थान पर हम स्टील या कांच की बोतल का प्रयोग कर सकते हैं। दोपहर का भोजन पैक करना, जैसे दोपहर का भोजन कहीं कहीं पर टिफिन पैक, टिफिन की सुविधा होती है, ठीक है, तो वो प्लास्टिक के डब्बे में दिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम प्लास्टिक के डिब्बे के स्थान पर स्टील का या बायोडिग्रेडेबल डिब्बे का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल का अर्थ क्या है, ये एक ऐसी सामग्री होती है जो प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाती है यानी सड़ जाती है। कहने का अर्थ है कि यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्राकृतिक पदार्थों में बदल जाती हैं, ठीक है, या सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं यह स्वाभाविक रूप से सड़नशील होता है और प्रकृति का हिस्सा बन जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, सभी विद्यार्थी पर्यावरण बचाओ विषय पर एक नुक्कड़ नाटक तैयार करें और उसकी प्रस्तुति विद्यालय प्रांगण में करें। तो नुक्कड़ नाटक का विषय क्या है, पर्यावरण बचाओ, ठीक है, और शीर्षक क्या है, धरती की पुकार, और विषय हो गया पर्यावरण बचाओ। नाटक की शुरुआत धरती माता के करुण स्वर से होती है। वह कहती है कि मनुष्य ने पेड़ काटे, नदियां गंदी की और हवा को दूषित कर दिया। फिर कुछ बच्चे आते हैं जो सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। वे मिलकर पेड़ लगाने, प्लास्टिक का प्रयोग कम करने और जल की बचत करने का संकल्प लेते हैं। अंत में सब मिलकर नारा लगाते हैं, हरियाली लाओ, प्रदूषण भगाओ, पर्यावरण बचाओ। तो इस नाटक का उद्देश्य लोगों को प्रकृति की रक्षा और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए प्रेरित करना है। अगला प्रश्न देखिए, झरोके से। कविता में पक्षियों के सीमाहीन गगन में उड़ने की बात कही गई है। पक्षियों का आकाश में उड़ना उद्देश्यपूर्ण है। पक्षियों की उड़ान से जुड़ी एक रोचक जानकारी आगे दी गई है। इसे पढ़कर आप पक्षियों की उड़ान से जुड़े कुछ नए तथ्यों को जान पाएंगे। तो यहाँ पक्षियों की प्रवास यात्राएं दी गई है कि पक्षियों की प्रवास यात्राएं सबसे विचित्र और रहस्यपूर्ण होती हैं। हर साल शरद ऋतु और शुरू जाड़ों में अनेक पक्षी एशिया, यूरोप और अमेरिका के उत्तरी भागों में स्थित अपने स्थानों से चलकर गर्म देशों में आ जाते हैं। शरद ऋतु यानी कि सर्दी की ऋतु में, ठीक है, क्योंकि वहां पर ठंड हो जाती है तो वे कहाँ जाते हैं, गर्म स्थानों में, गर्म देशों में। वसंत तथा गर्मियों में वे फिर वापस उत्तर में पहुंच जाते हैं। वे समय के इतने पक्के होते हैं कि इनके आने जाने के एक एक दिन की ठीक गणना की जा सकती है, कि वे अपने समय के टाइम के इतने पक्के होते हैं कि उनके आने जाने की, कब वो आ रहे हैं कब जा रहे हैं, एक एक दिन की ठीक गणना यानी गिनती की जा सकती है। हाँ, प्रतिकूल मौसम के कारण कभी देर हो जाए तो बात दूसरी है। कुछ प्रजातियों के पक्षी थोड़े ही दूरी पर जाते हैं। हर पक्षी थोड़ा बहुत तो इधर उधर जाता आता है, जाता आता है ही, कभी रहन सहन के कष्टों के कारण तो कभी खाना कम हो जाने के कारण। इस प्रकार का आवागमन मुख्यतः उत्तर भारत में देखने को मिलता है, जहाँ पर मौसम भिन्न भिन्न और तीव्रता लिए हुए होते हैं। जो पक्षी ऊंचे पहाड़ों पर गर्मियां बिताते हैं वे जाड़ों में निचली पहाड़ियों, तराई अथवा मैदानों में चले आते हैं। इस प्रकार का आवागमन आवागमन यानी कि आना जाना भारत में बहुत अधिक पाया जाता है, जहां गंगा के क्षेत्र के बराबर में ही विशाल हिमालय है। इन छोटे छोटे वीर यात्रियों को अपनी समस्त लंबी लंबी यात्राओं के बीच
भारी कष्ट झेलने पड़ते हैं और बड़े-बड़े संकटों का सामना करना पड़ता है। कभी जंगलों, कभी मैदानों और कभी समुद्र के ऊपर से गुजरना होता है। कभी भयंकर तूफान आ जाता है और वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं, अपना रास्ता भूल जाते हैं। बहुधा वे आंधियों के थपेड़ों से समुद्र की ओर पहुंच जाते हैं और फिर एकदम नीचे पठारों में समा जाते हैं। रात को नगर का तीव्र प्रकाश इन्हें भटका देता है। कुछ पक्षी बीच में रुक रुक कर यात्रा करते हैं ताकि थकान ना हो। कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो खाने और आराम करने के लिए बिना रुके लगातार बहुत लंबी लंबी यात्राएं पूरी कर लेते हैं। कुछ पक्षी केवल दिन में उड़ते हैं तो कुछ दिन और रात दोनों समय, किंतु अधिकतर पक्षी सूर्यास्त के बाद अपनी यात्रा पर बढ़ते जाते हैं। सूर्यास्त यानी कि जब सूरज जो है डूब जाता है। पक्षी प्राय दल बनाकर उड़ते हैं। दल यानी समूह में, ग्रुप्स में उड़ते हैं। सारस और हंस जब आकाश में वी की आकृति में उड़ते जाते हैं तब तुरंत हमारा ध्यान उधर खींचा चला जाता है। अबाबिल, चकदिल, फुदकी, समुद्र तटीय पक्षी तथा जल पक्षी दलों में इकट्ठे हो जाते हैं। प्रत्येक दल में एक ही प्रकार के पक्षी होते हैं। हर दल में परों की तेज फड़फड़ाहट और चहचहाट होती है। इसके बाद वे धरती से हवा में उड़ जाते हैं और आकाश को चीरते हुए आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, साझी समझ। आप इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम की सहायता से अन्य प्रवासी पक्षियों के बारे में रोचक जानकारी एकत्रित कीजिए और प्रवासी पक्षियों पर लेख लिखिए। तो प्रवासी पक्षी, हर वर्ष मौसम बदलने पर कई पक्षी जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर उड़कर जाते हैं। इन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। ठीक है, ये ठंड या भोजन की कमी के कारण गर्म और सुरक्षित स्थानों की तलाश में यात्रा करते हैं। कि जब ठंड बढ़ जाती है उनके देश में, तब वो गर्म इलाकों में आ जाते हैं, या भोजन की अगर कमी हो जाती है उनके देश में, तब भी वे सुरक्षित स्थानों में आ जाते हैं। जैसे साइबेरियन क्रेन हो गया, बार हेडेड गूज और फ्लेमिंगो। ये पक्षी पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं और प्रकृति की सुंदरता बढ़ाते हैं। आज जलाशयों की कमी, जलाशयों यानी कि तालाबों की कमी और प्रदूषण से इनका जीवन जो है संकट में है। इसलिए हमें इनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए, क्योंकि ये जल में रहते हैं अधिकतर ये पक्षी। इसीलिए इनकी सुरक्षा के लिए और इनके संरक्षण के लिए, इन्हें बचाए रखने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अगला प्रश्न है खोजबीन के लिए। नीचे दी गई इंटरनेट कड़ियों का प्रयोग करके आप जीव जगत के बारे में और भी जान समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है हमारा पर्यावरण और वह चिड़िया जो। तो लिंक है यहाँ पर। ठीक है, इस लिंक पर जाकर आप जीव जगत के बारे में और भी जानकारी जो है इकट्ठी कर सकते हैं, उनके बारे में जान समझ सकते हैं। तो ये थे पाठ 9 चिड़िया के प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।